दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं एडल्ट कंटेंट के बारे में। तो अगर आप ऐसे विषय को नहीं देखना चाहते मेरे चैनल पर तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, फिर बाद में मत बोलना कि आप ये किस तरीके की बातें कर रहे हो। हालांकि मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूं और ये टैबू समझा जाता है। सभी लोग इस चीज़ से कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए होते हैं, कहीं जुड़े होते हैं, तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। कभी आपने सोचा है कि जो एडल्ट कॉन्टेंट होता है, जो वेबसाइट्स पर होता है, वो आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोग इसका जवाब ये देंगे कि वेस्ट कंट्रीज़ में इसकी पूरी इंडस्ट्री है, वहाँ ये कंटेंट बनाया जाता है, सर्कुलेट होता है, वहाँ पर कानून है ऐसा और अलाउ कर देते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये कंटेंट जो लोग घर घर से बना के ऐसे वहाँ पर अमेरिका में सब यही होता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक एडल्ट इंडस्ट्री चलती है, बहुत सारे देशों में चलती है। इंडिया की एडल्ट इंडस्ट्री कुछ अलग तरीके से चलती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो आ रहा है, ये जो भी कंटेंट आ रहा है, ये कई बार एक इंडस्ट्री से ना आकर ऐसी जगहों से आता है जहां पर परमिसिबल वो नहीं है। मतलब तो ये जो कंटेंट होता है, इसी की वजह से सरकार भारत में इसको पोर्नोग्राफी कंटेंट को बैन करना चाहती है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिस पे ये इंडस्ट्री वाली जो एडल्ट कंटेंट है वो ना आकर ऐसा कंटेंट आता है जो कोई भी डाल रहा है। राइट, इंडियन पीनल कोड जिसे आईपीसी कहा जाता है, उसके सेक्शन 292 के तहत अगर आप ऐसा ऑब्सीन मटेरियल शेयर, डिस्ट्रीब्यूट या सेल या कुछ भी करते हो, फैलाते हो या बनाते भी हो, तो भाई आपको जेल हो जाएगी। आपको पता चल गया किस कानून के तहत जेल हो जाती है। अब बढ़ते हैं कि इंडिया में इसकी ये इंडस्ट्री कैसे फल फूल रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो ये लोग कैसे भी अपलोड कर देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं, इस तरह की वेबसाइट से बचने के लिए सरकार ने भाई हटा दिया। और सरकार का ये मानना है, बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि इस सभ्य समाज में इस तरह की जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज नहीं की जानी चाहिए। जबकि मैं बता दूं कि इंटरनेट के आने के बाद ही ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं। एक दौर वो भी था जो शायद बहुत सारे लोग अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जानते होंगे कि जब इंटरनेट पर एडल्ट कंटेंट सर्कुलेट नहीं होता था तो सीडी का ज़माना था। जी हाँ, ये सीडियाँ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती थी, लोग किराए पे भी लेते थे, इन्हें खरीदी जाती थी। और ये 90s के ज़माने की बात है, जब सीडी डीवीडीज आ रहे थे या वीसीआर आ रहे थे, तब भी ये चीज़ चलती थी। अगर आप बोलोगे कि भाई ये कारण आधुनिक जो चीज़ें हैं वही कारण है, भाई टेक्नोलॉजी है वजह, जब ये फैल रही हैं ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी नहीं होती तो भाई कौन किसके घर देने जा रहा है। सीडी थी, वो भी टेक्नोलॉजी है। तो मैं आपको बता दूं, जब सीडीज भी नहीं थी तो दोस्तों ऐसी मैगजीन और फोटो एल्बम्स मिला करती थी जो बहुत बहुतायत में बिका करती थी। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक वजह है ऐसे कंटेंट को शेयर कराने के लिए, बल्कि आसान हो गया है। मैं ये मानता हूं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने बाद इसको सर्कुलेट करना आसान हो गया है, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूट भाई, तो आप दिक्कत कर रहे हो। इंडिया में किस तरह से काम करती हैं ये चीजें और कैसे सरकार को बिल्कुल घुमा के रख दिया इन लोगों ने, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है और खराब कर रही है चीजें। पहले ही कि देखो भाई, वीडियो ऑन डिमांड आजकल इंडिया में ये वायरस आ चुका है। मैं ये बता रहा हूं कि यार बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन काम करते हैं, कोई बुराई नहीं है, देखो उनका काम है, वो करते हैं, तो वो लोग क्या ऑनलाइन भी ऐसे लाइव शोज वगैरह करते हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया में अभी भी चल रही हैं, जिनके तार चाइना से जुड़े हुए हैं। ये स्ट्रीमिंग कहने के लिए तो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिस्ट आते हैं वो हायर्ड आर्टिस्ट होते हैं। जो लड़कियाँ होती हैं, जो भी लड़के होते हैं, वो उस तरह की लाइव स्ट्रीम ही करते हैं और वहाँ पर लोग डिमांड करके उन पर बहुतायत में पैसे लुटाते हैं। ये पैसे वो डायरेक्ट मनी में, पैसे में नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके पर उसका रडार आ जाएगा भाई, पुलिस वगैरह का सब देख लेंगे। ये लोग क्या है, गिफ्टिंग का एक सिलसिला रखते हैं। दरअसल जो गिफ्टिंग की जाती है, स्टार्स भेजे जाते हैं, वो आप पैसों से खरीदते हो और बाद में जब ये लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उन्हें आप स्टार भेजते हो। ये लोग आपको इनकरेज करते हैं कि भाई हम स्टार भेजो, तब हम अपना लाइव करेंगे, जो भी करेंगे, प्राइवेट लाइव करेंगे। ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी एप्लीकेशन है इंडिया में चल रही हैं, लेकिन कोई कानून या कोई कुछ भी नहीं है इनको देख रेख करने वाला, क्योंकि सामने से ये दिखती हैं कि भाई भोली भाली एक लाइव स्ट्रीम ऐप है, लेकिन रात को अगर आप 10 बजे के बाद यहाँ पर चले जाओ, यहाँ का माहौल कुछ और ही होता है। एक ना एक दिन देखो ऐसा जरूर रडार लगेगा, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अभी जो दूसरी जो है इंडिया में जो चीज़ खतरनाक है या जो बंद भी हुई है, वो ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि वेल नोन नहीं है। ये कहने के लिए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये दिखाते कुछ और ही है इसमें सब वही दिखाया जाता है, कहने के लिए ओटीटी है, कहानी के नाम पे कुछ नहीं होता है, एक्टर्स के नाम पे कुछ नहीं होता है, एक्टिंग के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट दिखाया जाता है और नाम दे दिया जाता है कि भाई ये तो ये फ्लिक्स है, ये तो वो फ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स एक बहुत रेपुटेड ब्रांड है और इस तरह की चीज़ें होंगी भी तो भाई ठीक है, अलग है, वहाँ सेंसरशिप है, सरकार की नज़र में है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी फ्लिक्स हैं दोस्तों जिसको कोई सरकार नहीं देख रही, कोई कुछ नहीं है, कोई भी अपने घर के कोने से शुरू कर दे रहा है। 4-5 लड़कियों और लड़कों को लेके वो अपना पूरा एक ओटीटी बनाए हुए सब्सक्रिप्शन लोगों से ले रहा है और धांधले से चल रहा है।
जब तक सरकार की नज़र नहीं पड़ी थी। सरकार की नज़र पड़ी और आपने देखा होगा, न्यूज़ में आया था 20 से भी ज़्यादा ऐसे OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। क्या आपको पता है कि ये कौन से OTT थे? ये यही OTT थे। अब आपको पता चला कि सरकार ने जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाली वेबसाइट्स को बैन किया था, वो कौन सी वेबसाइट्स थी? वो वही वेबसाइट्स थी जो जिसमें वीडियो किसी इंडस्ट्री से या किसी एक लेजिट सोर्स से नहीं आ रही थी, वो कहीं से भी अपलोडेड आ रही थी। यानी कि लोगों द्वारा अपलोडेड किया गया कंटेंट, जो कि भारत के कानून के जस्ट अपोजिट है, अगेंस्ट है। हमारा कानून ये कहता है कि हम अपलोड, डिस्ट्रीब्यूट, सेल नहीं कर सकते, और उन वेबसाइट्स का कंटेंट कहता है कि आप कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकते हो। सो ये एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने ऐसी बहुत सारी रेप्यूटेड वेबसाइट्स को बैन कर दिया। सरकार के पास भी ये चैलेंज है कि ऐसे कंटेंट को कंप्लीटली इंटरनेट से बैन करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोग पहले स्मार्ट नहीं थे इतने, तो वो नहीं देख पाते थे। आजकल सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई सेंसरशिप को कैसे बाईपास किया जाता है। और जब बात आती है ऐसे चैनल की जहां पर साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, तो ये संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। खैर, मैं ही अकेला वजह नहीं हूं कि लोग स्मार्ट हैं और सेंसरशिप को हटा सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। इस दुनिया में अब ज्यादातर लोग, जो जेनजी भी हैं और जो बाकी लोग भी हैं, वो बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि यार अगर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन है तो उसे बाईपास कैसे करना है। तो यही एक है कि इंटरनेट पूरा एक ग्लोबल इंटरनेट है और इस पर किसी चीज़ को बैन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हुए पकड़े जाते हो, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते पड़ते हो और किसी और केस में फंस गए और यहाँ भी लपेटे में आ गए, तो फिर आप जेल जाओगे, फिर आपको फाइन लगेगा और फिर शायद कोई बचा ना पाए आपको। तो ये दिक्कत तो है। अब दोस्तों, कानून भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप समझेंगे तो आपको और आगे समझ में आएगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं। यहां पर आपको IT एक्ट के 2 सेक्शन याद रखने हैं, एक तो 67A और 67B। 67A जो कि 2015 में रद्द हो चुका है, वो ये कहता था कि आप इंटरनेट पर या कहीं पर भी कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते, और सरकार को पूरी पावर है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट किया जाए तो उसको सरकार विदाउट कोर्ट के नोटिफिकेशन से हटा सकती है। इस पे जो कोर्ट ने ये कहा कि ये तो गैर संवैधानिक है। इसका मतलब अगर कोई बात अपनी रखना चाहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रखना चाहता है जिसमें कुछ थोड़ा ऑफेंसिव है जो किसी और ने बोला है, तो वो अपना व्यक्तिगत अपनी राय नहीं रख सकता उस पर, और उस चीज को कोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑफेंसिव चीज के ऊपर बात कर रहा है। जैसे अगर किसी ने किसी को गाली दी, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि भाई उसने उसको गाली दी, तो सवाल ये पूछेंगे भाई उसने उसको क्या गाली दी, तो वो बताने के लिए मुझे भी तो बोलना पड़ेगा ना, या मुझे उस पर्टिकुलर चीज को कोट भी करना पड़ेगा। देखा जाए तो मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये बता रहा हूं कि भाई वो उसने ऐसा उसको बोला, तो ये भी मेंशन नहीं कर सकता, मेरे ऊपर भी ऑफेंसिव वाला कानून लग जाएगा। तो सरकार ने उसको, मतलब सरकार ने ऐसा किया था, तो जो कोर्ट है उसने बोला भाई ये गैर संवैधानिक है, ये हटा दिया जाएगा। 2015 में 67A को हटा दिया गया। 67B जो ये सेक्शन है, ये कहता है कि ऐसा कोई भी ऑब्सीन मटेरियल जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं या 20 साल से नीचे के किसी को अगर ऐसा कंटेंट शेयर किया जाए, दिया जाए, या उसको जानबूझ के ऐसे फोर्स करके एक्सपोज किया जाए ऐसे कंटेंट, तो वो गैर कानूनी है। मतलब जो भी एडल्ट इंडस्ट्री चलती है, इसमें दुनिया में हर जगह बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि देखो ये बच्चों की चीज है भी नहीं और बच्चों को दूर रहना चाहिए। सरकारें भी आए दिन या वेबसाइट्स को इसलिए बैन करती है क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो दोस्तों वो जेनजी टीनेजर्स के पास है, और वो लोग ना चाहते हुए भी ऐसी चीजों में एक्सपोज हो रहे हैं। अब कोई बच्चा है जो ऐसी चीजें नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी आपने पूरे इंटरनेट पर इस तरह के एडवर्टीजमेंट फैलाए हुए हैं, तो वो तो एक्सपोज हो जाएगा। ये गलत है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है और वो करती भी है कि ऐसे कंटेंट की जो एक्सेस है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देती है, और इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। अब कोई अगर एडल्ट आदमी देखना ही चाहता है तो इंटरनेट पे कुछ भी देख सकता है, बट ऐसे अनजाने किसी के सामने नहीं आना चाहिए। इसी चीज से टैकल करने के लिए जो OTT प्लेटफॉर्म थे, वहां पर भी एक वो बोल दिया गया कि भाई आप एक एज लिमिट सेट करो कि कोई भी अगर OTT पे सीरीज आ रही है तो ये बताओ कि भाई ये 13 साल के ऊपर का बच्चा देख सकता है, 18 साल से ऊपर का बच्चा देख सकता है। इसमें एडल्ट रेटिंग है तो एडल्ट लिखा होना चाहिए, ताकि बच्चे को पता हो या उनके माँ बाप को पता हो कि भाई अगर ये सीरीज देख रहा है तो ये 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इसमें ये चीज हो सकती है, हम इसलिए बच्चों को नहीं दिखाएंगे। ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे खतरे भी हैं। मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारे जो एडल्ट कंटेंट है वो तो इंडस्ट्री से आ रहा है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड पूरी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो बना रही है। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो वीडियोस हैं जो शायद किसी के कॉन्सेंट से नहीं बनाई गई है। मैं आपको बता दूं ये बहुत गैर कानूनी चीज़ है। किसी के कॉन्सेंट के बिना ऐसी बनी हुई वीडियोस अगर इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री जो इस चीज़ को अलाउ करेगी। इसीलिए भी सरकार इन वेबसाइट्स को बैन कर देती है। इन वेबसाइट्स का सबसे खतरनाक बात ये होती है कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा रेगुलेशंस है नहीं, तो इसलिए मैलवेयर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब लोगों को सुना है ना कि रैंसमवेयर वगैरह आ जाते हैं, उनका पूरा कंप्यूटर लॉक हो जाता है।
वो क्यों होता है? क्योंकि जाने अनजाने में वो लोग ऐसी वेबसाइट्स पे चले जाते हैं जहाँ पर ये मैलवेयर आ जाता है, रैंसमवेयर आ जाता है, उनकी जो सिक्योरिटी, प्राइवेसी सब खत्म हो जाती है। तो ये इसीलिए इन वेबसाइट से दूर भी रहना चाहिए आपको। अब प्राइवेसी का भी मामला है यार, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो ISP देख रहा है आपको। बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि भाई HTTPS जो होता है, जो भी आप वेबसाइट चला रहे हो अगर उस पर HTTPS होता है, दैट मीन्स आपके और सर्वर के बीच में इंक्रिप्शन हो रहा है। बीच में कोई भी नहीं देख सकता कि आप कौन सी वेबसाइट को सर्व कर रहे हो। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन दोस्तों, डीप पैकेट इंस्पेक्शन जैसी भी एक चीज़ होती है जिसमें कोई मैटर नहीं है कि भाई आप इनक्रिप्टेड हो नहीं हो। जो कंपनी है, जो सरकार है, उसके पास पावर है कि वो आपको देख सकती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या डाउनलोड कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका ब्राउजिंग बिहेवियर क्या है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप खतरा हो, तो भाई फिर तो कोई भी देख सकता है ना। और प्रोजेक्ट प्रिज्म के बारे में आपको पता होगा, ब्लू बुक के बारे में आपको पता होगा। इस दुनिया में बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े ऐसे चले हैं सर्वेलेंस प्रोग्राम, तो आपको क्या लगता है नहीं चल रहा होगा? चल रहा होगा। तो 2-3 अगर उजागर हो गए, इसका ये मतलब थोड़ी सारे खत्म हो गए। और ये बात 2014-13 की है। एडवर्ड स्नोडन सामने आया था, जो कि एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। उसने बताया था कि ये जो है बड़ी बड़ी CIA वगैरह से ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब नज़र रखती हैं आप लोगों पे। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो इस तरह की चीज़ें करता है? क्या और कोई देश ऐसा नहीं कर सकता? अब इसमें कोई बुराई भी नहीं है यार, थोड़ा बहुत तो नज़र रखना पड़ेगा ना। इंटेलिजेंस वाले लोग होते ही हैं, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, आपको कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे कि अगर आपने ज़िंदगी में 2 गर्लफ्रेंड बनाई हुई हैं तो सरकार आपको इस चीज़ के लिए भाई पकड़ के लिए नहीं ले जाएगी। बट लेकिन फिर भी अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो नज़र रखनी पड़ती है। रखती भी होंगी सरकार। अब इस चीज़ में भी डिबेट हो जाएगी, भाई ये तो अनएथिकल है आप किसी का, लेकिन भाई करती हैं चीज़ें सरकारें ऐसा जो आपके लिए शायद अनएथिकल हो या ठीक ना हो। इसीलिए जो भी इंटरनेट पे करते हो ना, तो थोड़ा देखभाल के किया करो और ये सोच के किया करो कि भाई देख रही है सरकार। एन्क्रिप्शन अच्छी चीज़ है, और अगर आप छोटी मोटी कुछ शैतानियाँ करते हो अपने पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कोई कुछ आपको पकड़ने नहीं आ रहा है। बट इस टेक्नोलॉजी को भी समझिए आप कि अगर आप इंटरनेट पे आ गए देन चांसेस हैं कि आप पर नज़र रखी जा रही है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी बड़ी वीडियो बनेगी वो, जहाँ पर मैं पूरे इतिहास आपको बताऊंगा इसका और कैसे टेक्निकलिटी होती है इस चीज़ की, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल मैंने बात की क्या इंडिया में चैलेंज है एडल्ट कंटेंट को लेकर, कैसे जो लोग ऑफलाइन इस तरह के काम किया करते थे अब वो ऑनलाइन भी आ गए हैं, लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमा रहे हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट का ज़माना आ चुका है दोस्तों, और हर तरह की फ्लिक्स और वेबसाइट खुल रही हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें इंडियन कानून के हिसाब से, तो वो लोग OTT का सहारा लेके लगभग ऑलमोस्ट वही सॉफ्ट फोन ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, बट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इस सारी चीज़ों में आपको एजुकेट करने वाले कितने चैनल हैं, बहुत कम है। सबको पता है कि यार ये लोग ऐसी चीज़ों में एक्सपोज हो रहे हैं, तो गाइड कौन करेगा उनको, राइट? तो इसीलिए मैं इस तरह का टॉपिक बनाता हूँ। ये सुनने में थोड़ा सेंसेशनलाइज कर देता हूँ मैं इसको, सुनने में थोड़ा ऐसा भी लगता है, बट आप मेरा कोई भी कंटेंट ऐसा देखोगे ना तो उसमें आपको ज़्यादातर नॉलेज और वैल्यू मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इंटरनेट पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके उनका जवाब दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।